हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम अगेन टू दूसरा वीडियो। आज एक और क्रिकेट राइवलरी स्पेशल आप सब के लिए अनवेल होगा। ये स्पेशल कोच वकार यूनिस के मुतालिक है। वकार यूनिस बेशक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स हैं, लेकिन ग्रेट कोच होने के लिए ग्रेट बॉलर होना रिक्वायरमेंट नहीं होती। वकार यूनिस का कोचिंग करियर एक सेपरेट स्पेशल में डिस्कस होगा क्रिकेट करियर्स की प्लेलिस्ट में। कोचिंग करियर तो बाद में, लेकिन आज की क्रिकेट राइवलरी स्पेशल में आप लोगों को बताए जाएंगे वो किस्से और वो प्लेयर्स जिनको वकार यूनिस से इशू थे। और भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है वकार यूनिस के ऊपर एज कोच, लेकिन ये लिस्ट मरकजी खिलाड़ियों पे बेस्ड है। जो चैनल पे नए नाजरीन हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसा क्रिकेटिंग कंटेंट आपको किसी और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। और टू वकार, विक्स, विकी, ये सारी बातें हैं जो रिपोर्टेड हैं। इस वीडियो में टू साइड्स ऑफ द स्टोरी बताई गई है। इस वीडियो के बाद आप सब बता सकेंगे कि 10 से ज्यादा सालों में से कई साल पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या रहा होगा। वकार यूनिस के कई क्लैशेस रहे एज कोच प्लेयर्स के साथ। उनमें से शायद सबसे नोटेबल क्लैश फॉर्मर स्किपर शाहिद अफरीदी के साथ था। कई मैचेस, कई वर्ल्ड कप्स साथ इस डुओ ने गुजारे। मीडिया में बातें तो चलती थी इनकी रिफ्ट की। 2011 के वर्ल्ड कप से पहले बातें चल रही थी कि वकार चाह रहे थे मिसबा रिप्लेस करें अफरीदी को एज कैप्टन। सिमिलर बातें चल रही थी 2015 के वर्ल्ड कप से पहले। इन दोनों के दरमियान पीछे चीजें हुई होंगी जिनसे हम आगाह नहीं हैं, लेकिन पब्लिक नॉलेज बताती है कि पहली मेगा दरार इनकी शुरू हुई थी 2011 के वर्ल्ड कप की फॉलोइंग सीरीज में से एक वेस्ट इंडीज के टूर पे। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसले शुरू हुए। इन सारों के ऊपर हम जाएंगे अभी। रिपोर्ट्स पहले ही शुरू हो गई थी कि ऑन टूर कुछ मसले चल रहे हैं टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स के दरमियान। कैप्टन शाहिद अफरीदी जब गयाना से वापस आए, उनके पास कहने को ये था, मैंने हमेशा कहा है कि हर किसी को अपनी जॉब करनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि हर बंदा जो है ना वो अपनी करे, दूसरों के काम में इंटरफेयर ज़्यादा ना करे। मैं अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, दूसरे अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल। देखिए, टीम मैनेजमेंट में कोई ऐसी डिफरेंस नहीं है। जो इख्तलाफ जो आप बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं जो सॉल्व ना हो सके। मैं समझता हूँ सॉल्व हो सकता है, लेकिन सबको अपना काम करना चाहिए, दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं बड़ी एवरेज क्रिकेट खेला, मैं वर्ल्ड कप के बाद थका हुआ था, और ये सिर्फ ये मेंटली भी थका हुआ था, फिजिकली भी, और ये सिर्फ मैंने इसलिए सीरीज़ खेली अपने दोस्तों की, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स की एडवाइस में खेली। इस स्टेटमेंट में अफरीदी ने नाम तो कोई नहीं लिए, लेकिन ये काफ़ी थी बोर्ड को तंग करने के लिए। पीसीबी ने स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने वार्न किया शाहिद अफरीदी को कि जो उन्होंने कहा है डिफरेंसेस के बारे में टूर पे मैनेजमेंट के साथ, उसका उन्होंने नोटिस ले लिया है। और एक दिन बाद ही शाहिद अफरीदी को शो कॉज नोटिस मिल गया पीसीबी की तरफ से। अफरीदी का जवाब आया कि टीम और ऑफिशियल्स के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए अगले साल के T20 वर्ल्ड कप से पहले। एक बार फिर बोर्ड ने वार्न किया कि अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा, रिपोर्ट तो आ जाए इस वेस्ट इंडीज टूर की। फाइनली शाहिद अफरीदी ने मीडिया को बताया कि जो वकार के साथ मसले बताए जा रहे हैं मीडिया में, बढ़ा चढ़ा के दिखाए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और कि वो इजाज भट्ट चेयरमैन पीसीबी से मिलेंगे इसी हफ्ते चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। इस वक्त के दौरान मीडिया में स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि क्या मसला चल रहा है वकार और अफरीदी के दरमियान। फिर ये भी खबर चली कि चौथे वनडे में रिपोर्टेडली अफरीदी वॉकआउट कर गए थे मीटिंग से, और इंतखाब आलम को उन्हें मनाना पड़ा। एक पीसीबी के रुकन ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की, और उन्होंने क्रिक इन्फो को बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई कि अफरीदी ने वॉकआउट किया था मीटिंग से, लेकिन ऐसी बात है कि सिलेक्शन के ऊपर मसले चल रहे हैं। फिर एक और पीसीबी के रुकन ने क्रिक इन्फो को बताया कि इन दोनों के दरमियान मसले बहुत बढ़ चुके हैं इस वेस्ट इंडीज टूर के बाद। उनके मुताबिक अफरीदी चाहते थे फाइनल से हो कप्तान की प्लेइंग 11 में, जबकि वकार चाहते थे कि कोच का पॉइंट ऑफ व्यू इनपुट में जाना चाहिए। इस पीसीबी के रुकन ने इंतखाब आलम का भी कंफर्म कर दिया कि उन्होंने मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि इंतखाब समझाते रह गए कि अंदर ही बात को ख़त्म करो, मीडिया में लीक ना करो, और आखिर में यही हुआ। चक्कर में और खिचड़ी पक गई जब चीफ सिलेक्टर मोहसिन खान रिजाइन करने की धमकी देने लग गए। इसकी रीज़न मोहसिन ने कभी पब्लिकली क्लेम तो नहीं की, लेकिन सम रिपोर्ट्स सजेस्ट कि उन्हें प्रॉब्लम्स थी विद वकार एंड हिज रोल इन द सिलेक्शन, स्पेशली फॉर द टेस्ट स्क्वाड। इस पाकिस्तान टूर टू वेस्ट इंडीज़ के ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान पहले 3 ओडीआईज जीत गया था, लेकिन आखिरी 2 मैचेस हार गया।
उन आखिरी 2 मैचेस में नए नए नामों को चांस मिला, जैसे हमाद आजम, उस्मान सलाउद्दीन, जुनेद खान। इस टाइम में अफरीदी के वकार के साथ मसले तो थे, लेकिन इतनी पब्लिक आई में नहीं थे। अफरीदी के इस वक्त बोर्ड के साथ भी मसले थे। उनकी स्टेटमेंट्स आती रहती थीं और बोर्ड को भी समझ नहीं आती थी कि क्या किया जाए इस इराटे कप्तान के साथ। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जब तक ये बोर्ड है तब तक मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूँगा। अगर ये जाता है और लोग चाहते हैं कि मैं खेलूँ तो फिर मैं कंसिडर करूँगा एक कमबैक करना। कुछ हफ्तों की बढ़ती हुई टेंशन के बाद शाहिद अफरीदी ने एक कंडीशनल रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और बताया कि वो ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं बाय द पीसीबी। इस वक्त सिनेरियो ये था कि शाहिद अफरीदी ने कंडीशनली रिटायर कर लिया है और जो पाकिस्तानी कोच थे वकार यूनिस, जिनके साथ रूमर डिफरेंसेस थे अफरीदी के, उनकी अभी तक वेस्ट इंडीज की टूर रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई थी। वकार यूनिस ने क्या कहा शाहिद अफरीदी की कंडीशनल रिटायरमेंट के बारे में, आए देखते हैं। डिसअपॉइंटेड हूँ मैं अफरीदी की रिटायरमेंट पे। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता पीसीबी से मिले बगैर। कोई इश्यूज नहीं है मेरे और अफरीदी के बीच में। सब पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। मुझे अपने और अफरीदी के इश्यूज के बारे में मीडिया से ही पता चला है। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा जब तक मुझे पता ना चल जाए अफरीदी ने क्या कहा। शाहिद अफरीदी की कंडीशनल रिटायरमेंट के ऊपर कमेंट करने के 5 दिन बाद वकार यूनिस की वेस्ट इंडीज रिपोर्ट पब्लिक हो गई और डॉन में पब्लिश हो गई। इस वेस्ट इंडीज की टूर रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि इन दोनों के बीच में मेगा डिफरेंसेस आ चुके थे और वो वॉकआउट वाला किस्सा भी हुआ था, एक नहीं बल्कि 2 मीटिंग्स में। अभी आप लोग डिटेल में सुनेंगे कि हुआ क्या था उस वेस्ट इंडीज टूर में, क्या इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था। पहले टीम कोच वकार यूनिस का नजरिया लेंगे और फिर एक अनबायस्ड टूर मैनेजर इंतखाब आलम का। वकार और इंतखाब ने अपनी रिस्पेक्टिव टूर रिपोर्ट्स में क्या लिखा, आए देखते हैं। एज कैप्टन अफरीदी अभी भी बहुत नादान है। डिसिप्लिन का भी प्रॉब्लम है और गेम प्लान भी नहीं होता अक्सर उनके पास। किसी की बात भी नहीं सुनी उन्होंने। मेरे अलावा बाकी कोचिंग स्टाफ ने भी बड़ा काम किया उनके साथ, लेकिन उनकी नादानी की वजह से काफी नुकसान और हार उठाई है टीम ने। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4th और 5th ओडीआई की बात है। अफरीदी मीटिंग्स में पहले ही सोच के आया होता था कि क्या टीम खिलानी है। प्लेइंग 11 की बात करने से भी मना कर देता था। मैं टूर पे सिलेक्शन कमेटी का पार्ट था और चाहता था कि ऑप्शंस को डिस्कस करूं, लेकिन अफरीदी का रवैया बहुत नामुनासिब था और वो कमरे से ही उठ के चला गया मीटिंग के दौरान। मैनेजर इंतखाब आलम हर वक्त उसको समझाते रहते थे, हौसला देते रहते थे। ये कोई एटीट्यूड नहीं होता कैप्टन का। इस एटीट्यूड की वजह से ड्रेसिंग रूम अनकंफर्टेबल हो गया और पाकिस्तान सीरीज के आखिरी 2 मैच हारा। वकार कहता है कि अफरीदी उससे पूछते नहीं है टीम के बारे में। बैटिंग ऑर्डर और पावर प्ले की मेन बात चलती है। अफरीदी समझता है कि वकार उसकी डे टू डे थिंकिंग, उसकी रूटीन और उसकी कैप्टनसी के बारे में दखल देना चाहता है। वकार को एक और बड़ा मसला है कि अफरीदी मीडिया में आके टीम मीटिंग्स की डिटेल्स बता देता है। जहां तक वेस्ट इंडीज के 4थे और 5वें ओडीआई की बात है, ऐसा हादसा हुआ था बिल्कुल। दोनों अफरीदी और वकार चाहते थे कि हम नए नाम खिलाएं क्योंकि सीरीज तो जीत गए हैं। कौन से प्लेयर्स खिलाने थे, इसमें डिसएग्रीमेंट हो गई उनकी। मैंने माहौल ठंडा करने की कोशिश की और डिस्कस किया, लेकिन अफरीदी उठ के कमरे से बाहर ही चला गया। मीटिंग ख़त्म हुई, मैंने अफरीदी को बोला ये क्या था, व्हाई डिड यू वॉक अवे। उसने सीधी ही माफ़ी मांगी और कहा मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन बस हो गया। फिर से उससे डिस्कस की प्लेइंग 11 और फिर टीम बनी। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट मैच। एक वक्त पाकिस्तान 200 पे 2 था 40 ओवर में। एकदम से अफरीदी ने अपने आप को ऊपर भेज दिया बैटिंग में और अगले ही ओवर में पावर प्ले ले लिया। आउट भी हो गया। पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ा और पाकिस्तान से हाथ से मैच ही निकल गया। गयाना के आखिरी मैच से पहले यही बातें फिर चली सिलेक्शन टाइम। वकार उधर अफरीदी को बोल रहा था कि पिछले मैच आपकी वजह से हारे हैं क्योंकि बैटिंग ऑर्डर आपने चेंज किया डिस्कस किए बगैर। अफरीदी ने वापस जवाब दिया कि बैटिंग मेरे से नहीं हो रही, लेकिन फिर वकार से पूछा कि वो कितनी बार उनको नेट्स में लेके गए बैटिंग करवाने, या बात भी की उनकी बैटिंग के बारे में। कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बाद एक बार फिर अफरीदी उठकर चला गया। मैंने फिर से उन्हें अपने कमरे में बुलाया पूछने के लिए फिर से क्या हो गया। वही सॉरी थी अफरीदी की तरफ से। मैंने टूर से पहले अफरीदी को कहा था कि अगर ज्यादा मसला है वकार या किसी और से तो चेयरमैन से डायरेक्ट बात करो। मैं वकार को भी देख रहा हूँ और वो एरोगेंट लगा मुझे। उसके मिजाज ने मसले किए थे ऑन टूर। अफरीदी हाइपर एक्टिव बंदा है, गुस्सा उसे बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरों की बात भी नहीं सुनी टीम की बेहतरी के लिए।
वकार और अफरीदी की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। ये आपने अभी कमेंट सुने टीम मैनेजर और टीम कोच से। क्या माहौल था टीम का अभी आपने देखा। और ये सिर्फ अखलौती टीम रिपोर्ट नहीं है जिसको हम अभी देखेंगे। आगे इस वीडियो में आपको एक और रिपोर्ट दिखाई जाएगी वकार यूनिस की। इस कंट्रोवर्शियल टूर के बाद ना कप्तान शाहिद अफरीदी रहे स्किपर, और जैसे आपको पहले बताया गया था वीडियो में, वकार यूनिस ने भी रेजिग्नेशन दे दी साइटिंग मेडिकल रीजंस। कोचिंग से रेजिग्नेशन देने के 1 महीने बाद ही वकार यूनिस को कमेंट्री गिग मिल गई। उन्होंने कमेंट किया कि उनके दिमाग में कोच के पास एबिलिटी होनी चाहिए फाइनल प्लेइंग 11 बनाने के लिए, लेकिन वो जानते हैं ये सिस्टम नहीं चलता पाकिस्तान में। इस वक्त तक वकार की वेस्ट इंडीज टूर रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी थी और अब उनसे राय पूछेगी अफरीदी के कमबैक के ऊपर, उनकी कंडीशनल रिटायरमेंट से। सिलेक्टर्स के ऊपर है। पर्सनली अगर ज़्यादा टाइम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर रहा हो तो प्लेयर को पहले डोमेस्टिक में प्रूव करना चाहिए। वकार ऐसे तो सोचते होंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ऐसा नहीं सोचना चाहती थी। फॉर्चून्स चेंज हो गए और अफरीदी ने एक बार फिर अपनी अवेलेबिलिटी का ऐलान कर दिया नेशनल टीम के लिए, और पीसीबी ने उन्हें वापस बुला लिया वनडे सीरीज के लिए। कमबैक तो हो गया, लेकिन जब वकार से पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने उड़ा के रख दिया अफरीदी को। उन्हें महसूस होता था कि ये चीप पब्लिसिटी स्टंट है अफरीदी की तरफ से, जो ये नाजायज कमेंट्स दे रहे हैं, अनहेल्दी कमेंट्स दे रहे हैं लोगों के बारे में, ये सारी पब्लिसिटी के लिए है। उन्होंने कहा कि अफरीदी के हर किसी के साथ मसले रहते हैं और वो एडवाइस करेंगे अफरीदी को क्रिकेट पे फोकस करें। हर वक्त वो किसी के ऊपर तनकीद कर रहा होता है एक परेशान कुन जबान में। टाइम है कि वो मुंह बंद करे और क्रिकेट के ऊपर ध्यान दे। महीनों से वो इजाज भट्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है अजीब चीजें बोल के कि उनकी एज बहुत है या उन्हें घर जाना चाहिए। ये कोई तरीका है हेड ऑफ बोर्ड से बात करने का? हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स हैं, बस विक्टिम बना दो। जब अफरीदी से रिएक्शन मांगा गया इन हार्श स्टेटमेंट्स का, तो उन्होंने कहा कि मैं कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहता, मेरा नाम ऐसे ही गिराना चाह रहे हैं लोग जब से मैंने अपना कमबैक अनाउंस किया है नेशनल टीम के लिए। मुझे वकार यूनिस पे कोई कमेंट नहीं करना है, मैं बस अपना क्रिकेट खेलना चाहता हूँ अपने मुल्क के लिए। जैसे वीडियो में पहले बताया गया, एक और स्टेंट शुरू हुआ था वकार यूनिस का 2014 में। ये उनका चौथा स्टेंट था और वो हेड कोच बने। जब उनसे पूछा गया कि आपके तो बड़े मसले रहे थे शाहिद अफरीदी के साथ, अब क्या हालात रहेंगे, तो उन्होंने ये जवाब दिया। दान है और ऐसी बातें होती रहती हैं। मैं सर्व करने आया हूँ पाकिस्तान क्रिकेट को। ताली 2 हाथ से बजती है। और दूसरी तरफ जब शाहिद अफरीदी से पूछा गया उनकी फ्यूड के बारे में वकार यूनिस के साथ और उनके कमबैक के बारे में एज कोच, उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम थी मेरे और वकार भाई के दरमियान, कुछ ईगो के इश्यूज थे, लेकिन अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, मैटर ख़त्म है, वो मसला ख़त्म हो गया है। और अब मतलब कि जो है कोई ऐसी बात नहीं है। वकार के अंडर नेशनल टीम परफॉर्म करे, मैं चाहूँगा। वकार भाई बहुत अच्छे जो है ना, वो एक प्लेयर थे, लेजेंड थे, उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी होपफुली, और वर्ल्ड कप तक और इम्प्रूव हो जाए। वकार और अफरीदी की अगली मेगा क्लैश की बुनियाद होनी थी T20 वर्ल्ड कप 2016 जो इंडिया में खेला गया था। 2015 वर्ल्ड कप के बाद अफरीदी ने अनाउंस कर दिया था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जुदा हो जाएंगे इस वर्ल्ड T20 के इख्तिताम पे। लेकिन जैसे ये वर्ल्ड T20 करीब आया, अफरीदी ने क्रिक इन्फो को बताया कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, काफ़ी प्रेशर है मेरे ऊपर कि मैं T20 से रिटायर ना हूँ और आगे खेलते रहूँ, और वैसे भी कोई ज़्यादा टैलेंट आ तो नहीं रहा पाकिस्तान में। उनके मुताबिक उनकी जगह कोई ले नहीं सक रहा था अभी टीम में, और कि वो वर्ल्ड कप के बाद अपना खुद ही जायजा लेंगे। अभी तक उनकी फिटनेस ज़बरदस्त जा रही है। अफरीदी कैप्टन तो कर रहे थे वर्ल्ड T20 में, लेकिन असलियत में वो टेस्ट और वनडे से रिटायर हो चुके थे, और पिछले 10 T20 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 110 रन बनाए थे और सिर्फ 6 विकेटें ली थीं। ये बुरा पैच वाज़े था और कंसर्निंग था, लेकिन पाकिस्तान के हेड कोच वकार यूनिस ने अफरीदी को कंसोल किया बिफोर द बिग इवेंट इन इंडिया। वर्ल्ड T20 शुरू हुआ, फर्स्ट राउंड शुरू हुआ और वर्ल्ड T20 ख़त्म हुआ। पाकिस्तान 4 में से सिर्फ 1 मैच जीत सका, और इकलौती जीत साबित हुई बांग्लादेश के सामने, जो पाकिस्तान की शिकस्त थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बात हुई कि अफरीदी का शायद लास्ट T20 था और वो अपनी रिटायरमेंट कभी भी अनाउंस कर देंगे, लेकिन फिर कुछ टाइम लेके अफरीदी ने डिसाइड किया कि वो रिटायर नहीं कर रहे, सिर्फ स्टेप डाउन कर रहे हैं एज T20 कैप्टन। जिस तरीके का टैलेंट अभी सामने आ रहा है इस वक्त,
बहुत बातें करते हैं हम लोग, टैलेंट पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट, सॉरी नो टैलेंट, ठीक है ना। अभी वो टैलेंट नहीं है, इस तरीके की डिमांड है जिस तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट। यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मैं खुद भी अभी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा खुल के बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वरना मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि कल को कोई नोटिस आ जाएगा घर पे, मेरे लिए इस चीज़ पर बात करना मुश्किल है। क्रिकेट छोड़ेंगे तो बात करेंगे इस पर। अब टाइम आ गया है एक और वकार यूनिस रिपोर्ट के बारे में बात करने का। 2016 की वकार यूनिस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट लीक हो गई थी पीसीबी को हैंड इन करने के बाद, और वकार यूनिस वाज आइरेट अपॉन फाइंडिंग आउट। ये वकार यूनिस की एक स्ट्रांगली वर्डेड और रिवीलिंग रिपोर्ट थी जो ओवरव्यू देती थी वकार के लेटेस्ट टेन्योर का एज कोच। ये एक 6 पेज की रिपोर्ट थी जिसमें सिर्फ शॉकिंग कंटेंट था जो आपको थोड़ी देर में ही नजर आएगा। इस 6 सफ़ों की रिपोर्ट के साथ वकार ने 13 नुक्ते दिए बोर्ड को क्रिकेट को आगे लेके जाने के लिए। जो आप अभी सुनेंगे, जो इस 6 पेज रिपोर्ट में था, इससे पता चल जाएगा कि वकार और अफरीदी की फ्यूड किस हाइट तक पहुंच गई थी और उस वजह से कितना नुकसान हो रहा था पाकिस्तान क्रिकेट को। मिक्स्ड रिजल्ट्स रहे हैं मेरे अंडर। इस रिपोर्ट का मकसद ये नहीं है कि ब्लेम मेरे ऊपर से उठा के किसी और के ऊपर डाल दिया जाए। मकसद ये है कि क्या सही हो रहा है और कैसे बेहतर किया जाए। हम न्यूजीलैंड से हारे, एशिया कप हारे, वर्ल्ड कप T20 हारे क्योंकि कप्तानी बुरी थी। कई बार मैंने क्लियर किया था शायद अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहा है अब एज अ बैट्समैन, बॉलर और कप्तान, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। हिकमत अमली का मसला था। न्यूजीलैंड में T20 सीरीज खेली थी, बॉयज उससे आके कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि कैप्टन क्या चाहता है। शायद आफरीदी ने कुछ मीटिंग्स और प्रैक्टिस सेशन भी अटेंड नहीं किए थे। कैप्टन ऐसे लीड नहीं करता। मोहम्मद नवाज को भी गलत मैच में खिला के जवान का एतमाद बर्बाद कर दिया। अपनी परफॉर्मेंस पे इतना फोकस था अफरीदी के कोई प्लान ही पूरा नहीं करवा पा रहा था टीम से। अजीब बैटिंग ऑर्डर्स थे, अजीब फील्डिंग पोजीशंस थी। एक और रिपोर्ट जिसमें ना वकार अच्छी लाइट में नजर आए और ना अफरीदी। वकार ने टोटली ब्लास्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक करने की वजह से। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बोर्ड ने उन्हें मिस कराया था जब उन्हें वो कन्फ्रंट करने गए। बहुत अफसोस है, बल्कि दुख है लीक रिपोर्ट का। मुझे लगता है पीसीबी को पता करना चाहिए कि किसने लीक की, क्यों लीक की। जो मेरी तरफ से असलियत है मैंने रिपोर्ट में लिखी। प्लास्टिक सर्जरी नहीं चलेगी भाई सही करने के लिए क्रिकेट को। ऐसे ट्रीट करते हैं। पीसीबी के ऑफिस में गया मैं पूछने, 3 कमरे दूर उनके ऑफिस से, लेकिन उनको मिलने की भी कर्टसी नहीं थी। फोन पे ही बोल दिया कि कल बात होगी, अभी टाइम नहीं। थक गया हूँ मैं, अच्छा ही करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, और इधर गेमें खेली जा रही हैं मेरे खिलाफ। जैसे हमने 2011 की वेस्ट इंडीज रिपोर्ट में देखा था, अभी हम इंतखाब आलम का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, जो अगेन एक अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। इस पाकिस्तान क्रिकेट की सोबर पर्सनालिटी ने 5 पेजा रिपोर्ट लिखी थी और इस रिपोर्ट में क्रिटिसाइज किया था अफरीदी को उनकी लीडरशिप के ऊपर और नीडलेस कंट्रोवर्सीज में फंसने के ऊपर। उन्होंने ये भी ऐड किया कि कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ ने अपनी पूरी ड्यूटीज परफॉर्म की थी। T20 वर्ल्ड कप इंडिया में था तो टीम पे वैसे ही ज़्यादा नजरें थीं। हमारी बदकिस्मती थी कि पाकिस्तान के कप्तान ऑफ फील्ड और ऑन फील्ड बिल्कुल गम नजर आए। 20 साल का करियर था अपने एंडिंग टूर्नामेंट में, लेकिन फिर भी वी वर ऑल्सो सेट बैक बाय 2 एब्सोल्युटली नीडलेस कंट्रोवर्सीज। उनमें से एक जो अफरीदी की अननीडेड स्टेटमेंट थी हमारे अराइवल पे कि इंडिया से ज़्यादा प्यार मिलता है पाकिस्तान से। अब तो शाहिद अफरीदी रिटायर हो गए हैं एंड द वकार अफरीदी फ्यूड इज लॉन्ग डेड। अगर डेड ना भी हो, उतनी इफेक्ट अब नहीं करेगी नेगेटिवली पाकिस्तान क्रिकेट को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वकार यूनिस का किसी और के साथ क्लैश नहीं हो सकता, बिकॉज वकार यूनिस अनलाइक अफरीदी इज स्टिल इन द करंट सेटअप। और हाल ही में ऐसा ही हुआ, मोहम्मद आमिर का क्लैश हुआ वकार यूनिस के साथ। अफरीदी को याद आ गई अपनी कहानियां ये सारा देख के। ये जो आमिर का और कोचिंग स्टाफ का मसला है, ये गलत रिवायत एक है जो कि चल रही है काफ़ी टाइम से। लेकिन मेरे वकार भाई के डिफरेंसेस तो डॉक्यूमेंटेड हैं, अच्छी रिवायत नहीं है ये। बोर्ड को जो है वो एक पेरेंटल रोल अदा करना चाहिए, वालिदैन का किरदार अदा करना चाहिए, चाहे वो आमिर है या कोई भी प्लेयर है। पीसीबी को अच्छी तरह कम्युनिकेट करने चाहिए, वो पता चले कि भाई किस इशू से वो ड्रॉप हुए। आमिर का इशू ये बगैर किसी रीज़न के इशू बन गया। बोर्ड को खुद आमिर से बात करनी चाहिए, उस इशू को ख़त्म करना चाहिए। एक कोच को अपने प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए ख़राब पैचेस के अंदर भी, और सबको काम करना चाहिए मुल्क के लिए, टीम के।
शाहिद अफरीदी कई बार मीडिया में आके खुल के बात करते थे। अपनी बुक में उन्होंने क्लियरली बता दिया कि क्या फीलिंग्स हैं उनकी फॉर वकार यूनुस एज कैप्टन एंड एज कोच। वकार भाई बहुत मीडियोकर कैप्टन थे और एक बहुत ही जो है वो ख़राब कोच थे। मेरी और वकार भाई की हिस्ट्री है, जब से उनका वसीम अकरम के साथ कैप्टनसी के ऊपर मसला था, वो नहीं अच्छे कैप्टन थे और वो कोच भी बहुत ख़राब थे। हमेशा माइक्रो मैनेज करते थे, कैप्टन को बताने की कोशिश करते थे क्या करना है। तो एक नेचुरल क्लैश था जो कि होना ही। अगली कॉन्फ्लिक्ट जिसको देखते हुए चलेंगे वो होगी वकार यूनुस और मोहम्मद आमिर की। ये एक बहुत रीसेंट फियास्को है जिसकी वजह से कई नज़रें उठी थी वकार यूनुस के रोल एज कोच के ऊपर। एक बार फिर इनकी स्टोरी हम शुरू करेंगे 2010 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद से। ब्रीफली बताते हुए चलूं कि इस फियास्को में पाकिस्तान टूर कर रहा था इंग्लैंड। टेस्ट सीरीज़ का आखिरी मैच था, पाकिस्तान को जीतना था सीरीज़ को बराबर करने के लिए 2-2। इधर न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने स्टोरी ब्रेक कर दी कि मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट कैप्टन इन्वॉल्व हैं फिक्सिंग में। इस मैच में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डिफीट थी बाय एन इनिंग्स एंड 225 रन्स, और इस मैच के बाद इन तीनों प्लेयर्स को सस्पेंड कर दिया गया। कोच वकार यूनुस उस वक्त ड्रेसिंग रूम में थे, लेकिन जितना धचका उन्हें पड़ा होगा उतना ही धचका बाकी पाकिस्तानियों को पड़ा था। आमिर को रिलीज कर दिया गया था कैद से फॉर गुड बिहेवियर, अपने 6 महीनों का आधा ही टर्म पूरा करके। इस वक्त पाकिस्तान के साबिक कप्तान और कोच वकार यूनुस ने अर्ज किया आईसीसी को कि जो उन्होंने 5 साल का बैन दिया था आमिर को, उसको रिव्यू करें। क्या कहा वकार यूनुस ने एक यंग मोहम्मद आमिर के बारे में आफ्टर ही जस्ट गॉट आउट ऑफ ट्रबल? आइए देखते हैं। आमिर का कमबैक तब हो सकता है अगर आईसीसी उसकी सस्पेंशन कम कर दे। बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी फास्ट बॉलर के लिए वापस आना जब उसे क्लब क्रिकेट भी न खेलने दी जाए। मोहम्मद आमिर ने अपनी सज़ा पूरी की, उसके बाद बैन के 5 साल काटे अपने करियर से जुदा होके। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं खेली थी, लेकिन फिर भी लोग उनके टैलेंट को वापस मांग रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट में। ये सारी बातें जब मीडिया और अवाम कर रही थी, ये भी बात चल रही थी साथ में कि क्या माफ़ कर दिया जाए आमिर को, और ये भी बात चल रही थी कि क्या ड्रेसिंग रूम कंफर्टेबल होगा इस सिचुएशन से। मोहम्मद आमिर के पोटेंशियल रिटर्न के हवाले से वकार ने इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात की। आगे चलते हैं। आमिर ने सज़ा पूरी कर ली है और ऑनेस्टली वो सेकंड चांस डिजर्व करता है। ऐसी बात नहीं है कि हमें उसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन हमारा कल्चर और मज़हब बताता है कि लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। यह हफीज़ वाली सिचुएशन बड़ी नाजुक है और ख्याल से डील होनी चाहिए। जब आमिर पाकिस्तान स्क्वाड में वापस आए तो सारों को बैठ के हर चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है। पीसीबी के ऊपर प्लेयर्स को बताना कि भाई आमिर ने सज़ा पूरी कर ली है और सेकंड चांस वो डिजर्व करता है। हम क्यों मोहम्मद आमिर को एक और चांस नहीं दे सकते? मैंने अपनी तरफ से बोर्ड को बता दिया है कि थम्स अप फ्रॉम मी फॉर आमिर्स रिटर्न। मुझे नहीं लगता कोई इशू होगा, समझने वाले बॉयज हैं सारे। इसके चंद महीने बाद ही आमिर की रिटर्न की घंटी बज गई और पीसीबी चीफ शरियार खान आमिर के दिफा में आए। शरियार ने कहा उन्हें अंदाज़ा है कि क्या एटमॉस्फेयर बन जाएगा ड्रेसिंग रूम में आमिर की रिटर्न की वजह से, और कि उन्होंने आमिर से बात की है हम्बल बिहेवियर के बारे में। वकार यूनुस ने प्रीवियस कमेंट्स में तो बता दिया कि सारों को बैठने की ज़रूरत है, लेकिन अब उन्होंने ये भी फरमा दिया कि ऐसी डिटेल डिस्कशन चेयरमैन के साथ हो चुकी है। आमिर इंटरनेशनल कलर्स में एक बार फिर नजर आए 23 साल की उम्र में, जब सिलेक्टर्स ने उन्हें मौका दिया दौरे न्यूजीलैंड पे। कोच वकार ने फिर सपोर्ट किया आमिर का और बताया कि वो सही पाथ पे जा रहे हैं, और फिटनेस कैंप में भी उन्होंने जान मारी है, और कि टाइम लगेगा, लेकिन अगर प्रेशर ना डाला जाए तो वो अपने बेस्ट पे वापस आ जाएंगे। कम बैक तो हो गया, लेकिन मोहम्मद आमिर के लिए सबसे ईजीएस्ट कम बैक नहीं था ये। काफ़ी ताने पड़े उन्हें क्राउड से। लोग उन्हें उनकी माजी की याद तो दिला रहे थे, लेकिन मार्टिन गप्टिल ने कहा कि ये पिक ऑफ पाकिस्तानी बॉलर्स थे इस टूर पे। बहुत प्रेशर है आमिर पे इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आके। आराम से वापस लाएंगे इसे, कोई हंगामा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जब टाइम ठीक होगा उम्मीद है वो डिलीवर करेंगे पाकिस्तान के लिए। तो ये स्टोरी थी वकार यूनुस और मोहम्मद आमिर की। आप लोगों ने देखा कि वकार यूनुस ने सपोर्ट किया आमिर को टाइम आफ्टर टाइम। उन्होंने आमिर को तब सपोर्ट किया जब आमिर के बैन के 5 साल शुरू ही हुए थे। इसके बाद आमिर मुस्तकिल तौर पे टीम के साथ रहे। वकार यूनुस इन एंड आउट होते रहे कोच से,
लेकिन इनकी इंटरेक्शन यकीनन बहुत रही होगी। फिर आमिर ने 2020 में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी रेड बॉल से और उन्हें बोला कि वो सिर्फ वाइट बॉल फॉर्मेट्स खेलेंगे। उनके साथ वहाब रियाज ने भी एक टेस्ट रिटायरमेंट ले ली जो कंडीशनल रिटायरमेंट लेबल हुई। वहाब रियाज की तो एज थी, लेकिन मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट के बारे में सुन के पूरी अवाम हक्का बक्का रह गई और पाकिस्तान कोच वकार यूनिस भी हैरान रह गए। एट द टाइम वकार यूनिस ने ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं किया। ही वॉज मोर फोकस्ड ऑन द टीम स्टोर टू ऑस्ट्रेलिया। उनको बॉलर्स तैयार करने थे नए इन 2 रिटायरमेंट्स के बाद। पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया में कम्प्लीटली थ्रैश हुआ, विच इज़ नॉट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग को वर्स्ट बॉलिंग लाइनअप ऑन आवर शोर्स लेबल किया रिकी पॉन्टिंग ने। 2019 भी ख़त्म हो गया और फिर शुरू हुआ पेंडेमिक ईयर 2020। पाकिस्तान की टीम तैयार हो रही थी इंग्लैंड का दौरा करने के लिए और वकार यूनिस ने इंगेज किया मीडिया से। एज पाकिस्तानी बॉलिंग कोच वकार यूनिस ने वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर को बताया हाउ ही रियली फेल्ट अबाउट देम क्विटिंग टेस्ट क्रिकेट। उनके मुताबिक आमिर और वहाब ने डिच किया था टीम को आखिरी साल ऑस्ट्रेलिया के क्रूशल टूर से पहले। उन्होंने मूड्स के बारे में बात की और ये बोला कि ऐसी तो कोई बात नहीं थी कि इन 2 बॉलर्स की वजह से हम जीत जाते ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हम इससे बेहतर खेल सकते थे। कोई पॉलिसी होनी चाहिए। हम प्लेयर्स को लीग वगैरह खेलने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन ऐसे बड़े प्लेयर्स को अचानक से रिटायर करने से रोक सकते हैं। 2 to 3 यंगस्टर्स जो खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आमिर और वहाब के धोखे की वजह से खेले। 2016 में आमिर ने अपने इंटरनेशनल कमबैक करने के बाद तीनों फॉर्मेट्स खेले विदाउट रेस्ट। वकार के इन हार्श कमेंट्स के 2-2.5 महीने बाद उनसे फिर पूछा गया आमिर के हवाले से और उन्होंने बताया कि क्या प्लान्स हैं आमिर के साथ उनके फॉर द फ्यूचर। लेकिन उसके साथ वो ये भी बताते चले कि वो बहुत हर्ट हुए थे आमिर की टेस्ट रिटायरमेंट से। अब क्या बोलने का फायदा। आमिर ने अपना फैसला कर लिया है टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का, एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान को उनके एक्सपीरियंस की जरूरत थी। आमिर प्लान्स में हैं हमारे, वो मैच विनर हैं। T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है अगले साल। 2020 एक वियर्ड ईयर तो था, वकार की काफी वियर्ड स्टेटमेंट्स भी रहीं, लेकिन एक और बैंगर ऑफ स्टेटमेंट से एंड किया ईयर को वकार यूनिस ने। उन्होंने फरमाया कि उनके दिमाग में वर्कलोड असल वजह नहीं थी आमिर की रेड बॉल से रिटायरमेंट की। मुझे नहीं लगता कि आमिर की रिटायरमेंट वर्कलोड की वजह से थी। मैंने हाल ही में उन्हें फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हुए देखा और वो लिमिटेड ओवर्स में पाकिस्तान टीम के साथ भी हैं, तो ये उनकी अपनी डिसीजन है टेस्ट ना खेलने की। अभी आपने देखे हैं वकार यूनिस के कमेंट्स आमिर के ऊपर, कैसे उन्होंने आमिर को सपोर्ट किया और आखिर में आपने देखा कैसे उन्होंने आमिर को किस लाइट में दिखाया। ये क्या पीरियड था जो कहां से कहां तक लेके गया इस रिलेशनशिप को। मोहम्मद आमिर को फील हुआ कि उनके खिलाफ एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है और उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, हालांकि सच्ची तौर पे हकीकत से तो दूर हैं ये बातें। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ब्रोक डाउन और 28 साल की उम्र में उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। हर किस्म की इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने स्लैम किया मिसबाउल हक को और बॉलिंग कोच वकार यूनिस को उनकी इमेज स्पॉइल करने के लिए। आमिर ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो उनकी 2010 की स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर उंगली उठाते हैं। जी, ये लोग जो हैं ये मेरा इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टीम मैनेजमेंट मेरे बारे में प्रोपेगेंडा करके कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं T20 लीग्स खेलना चाहता हूँ, दुनिया की लीग्स खेलना चाहता हूँ सिर्फ पैसों के लिए। और ये ओवर द टाइम इन्होंने लोगों के दिमाग में एक जहर भरा है, पॉइजन किया लोगों को मेरे खिलाफ, पब्लिक को, कि मैं सिर्फ पैसे के लिए जो है डिस्पाइट जो इन्वेस्टमेंट मेरे पे पाकिस्तान ने की, ये एक इनका प्रोपेगेंडा है। ये मेरा इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल टाइम था और ये कतई तौर पे कोई आसान डिसीजन नहीं था ये रिटायरमेंट वाला, लेकिन एक टाइम आता है कि इंसान खामोश नहीं रह सकता और उसको अपने लिए बोलना पड़ता है और अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। इसलिए मैंने ये इशू सबके सामने हाईलाइट किया। ऑब्वियसली मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ जब मेरा न्यूजीलैंड के 35 लड़कों में नाम नहीं आया, और अगर मैंने लीग्स ही खेलनी होती है, मेरा मकसद सिर्फ लीग्स खेल के पैसे कमाना ही होता, तो मैं ना आवाज़ उठाता ना मुझे इसके लिए कोई डिसअपॉइंटमेंट होती। एक तरफ वो मुझे कहते हैं उनका कोई पर्सनल ग्रज नहीं है मेरे से या उनकी कोई पर्सनल मेरे से दुश्मनी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जब वो मुझे 35 खिलाड़ियों से निकालते हैं तो मुझे टीम मैनेजमेंट की तरफ से एज अ सीनियर प्लेयर कोई फ़ोन नहीं आता, कोई मुझे मैसेज नहीं आता कि भाई मुझे क्यों ड्रॉप किया है,
वो मेरे से क्या चाह रहे हैं और मैं क्या उनके प्लान्स का पार्ट हूँ या नहीं हूँ। मुझे कहा जाता है कि मैंने परफॉर्मेंसेज नहीं दी जब से मैं वापस आया हूँ। मैंने क्या परफॉर्मेंसेज नहीं दी? मेरी एशिया कप में परफॉर्मेंस थी, मेरी चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस थी, मैंने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेटें ली पाकिस्तान के लिए। उसके बावजूद मुझे कहा जाता है कि मेरी परफॉर्मेंसेज नहीं है। जो मैंने 2010 में किया, जिसके लिए मैंने पूरी पाकिस्तान से माफ़ी मांगी और मैंने उसकी सज़ा भी काटी, लेकिन अगर मैं मेंटली स्ट्रांग ना होता तो मैं यूं कम बैक ना करता। बॉल मुझे टच करने की परमिशन नहीं थी। ये जो हमने खौफनाक किस्म का एक एनवायरनमेंट ड्रेसिंग रूम का बनाया हुआ है, अगर आप उनको फ्रीडम और स्पेस नहीं देंगे तो परफॉर्मेंसेज नहीं आएंगी। इन सारी स्टेटमेंट्स की बॉटम लाइन ये थी कि आमिर को मेंटल टॉर्चर हो रहा था कोच वकार यूनिस की वजह से और मिसबाह उल हक की वजह से। दोनों मिसबाह और वकार ने रिएक्ट किया इन कमेंट्स पे जो आमिर ने दिए थे। हम सिर्फ वकार यूनिस के कमेंट सुनेंगे और एक बार फिर उन्होंने बोला कि आमिर ने उन्हें हर्ट किया है। बहुत अफसोस हुआ ऐसी स्टेटमेंट पे आमिर की, और जिस तरीके से उन्होंने टीम को छोड़ा रिटायरमेंट देके। वो एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और मैंने हमेशा उनके केस के लिए बात की चेयरमैन जनाब सेठी के सामने भी। पाकिस्तान टीम से भी बात की मैंने जब आमिर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद वापस आए 2016 में। बड़े सालों तक तो चुप रहे आमिर, लेकिन अब बोल दिया तो फिर से बोलने में उन्हें मसला नहीं हुआ। इस वकार यूनिस की रिएक्शन पे आमिर ने कमेंट किया और उन्हें बोला कि वो खुश हैं कि वकार यूनिस हर्ट हुए और कि उन्हें भी ऐसे ही फील होता था जब वकार ऐसे कमेंट्स देते थे। मुझे खुशी हुई है कि वकार यूनिस साहब ने कहा कि उनको बुरा लगा मेरी स्टेटमेंट से। चले, उनको भी रियलाइज़ हुआ कि किसी की बात इंसान को बुरी लग सकती है, क्योंकि मेरे बारे में जिस तरह उन्होंने जो बातें कही हैं कि ये टेस्ट क्रिकेट इसलिए नहीं खेलना चाहता क्योंकि वर्कलोड का इशू नहीं है, वो बातें सुन के मुझे भी एज इंसान, एज अ क्रिकेट प्लेयर मुझे बहुत दुख हुआ। तो अच्छा है वकार यूनिस साहब को भी एहसास हुआ। देखें, एक प्लेयर को पता होता है कैसे क्रिकेट खेलनी है, उसने कौन सा फॉर्मेट खेलना है, नहीं खेलना है, कब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है और कौन सी कब लीग्स खेलनी है, उसको अपनी बॉडी का पता होता है। आपने अभी देखा आमिर की सिचुएशन, कैसे एक फास्ट बॉलर फ्रस्ट्रेट होके पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना ही छोड़ गए। इससे पहले हमने अफरीदी को भी देखा था, कैसे अफरीदी की डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस हो रही थी। ऑब्वियसली देयर आर टू साइड्स टू एवरी स्टोरी, और हमने इस बात को इस वीडियो में देखा है वकार यूनिस रिपोर्ट्स की वजह से। आमिर और वकार के मसले जरूर हुए होंगे, लेकिन इन दोनों को यहाँ पे समझना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तान है, और अगर इसका मतलब ये है कि टेबल में बैठ के बात की जाए तो ज़्यादा बड़ा क्या है, आपकी ईगो या पाकिस्तान। वकार यूनिस की दोनों कामरान और उमर अकमल के साथ स्टोरी पास्ट रही है। 2009-2010 के ऑस्ट्रेलियन टूर पे वकार यूनिस बॉलिंग कंसल्टेंट थे और दोनों कामरान और उमर ऑन टूर थे। इस टूर के बाद इन दोनों भाइयों को फाइन हुआ और 6 महीनों के लिए प्रोबेशन पे रखा गया इन्हें, जिसका मतलब ये था कि 6 महीनों के लिए इन दोनों पे नजर रखी जानी थी। ये दोनों भाई फाइन क्यों हुए थे, अपनी अपनी क्या रीजंस थी इनकी, ये सब वकार यूनिस की क्रिकेटिंग करियर स्पेशल में। इसका मतलब ये है वकार इन दोनों भाइयों को कई बरसों से जानते हैं और उसमें से कई टाइम एक मैनेजरियल रोल में। इन दोनों के इश्यूज रिपोर्टेडली रहे हैं और 2015 के वर्ल्ड कप में भी आर्ग्यूमेंट्स हुई इन दोनों के बीच में। 2015 के वर्ल्ड कप के बारे में और बात होगी जब अहमद शहजाद और वकार यूनिस कुछ ही देर में इस वीडियो में कवर होंगे। इस 2015 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का टूर था टू बांग्लादेश। नई सिलेक्शन कमेटी ने उमर अकमल को आउटराइट ड्रॉप कर दिया हर फॉर्मेट से। अपेरेंटली हेड कोच वकार यूनिस और कैप्टन मिसबाह उल हक ने कंप्लेन की थी फॉलोइंग दिस वर्ल्ड कप उमर अकमल और शहजाद के बारे में। कामरान उमर के भाई उनके दिफा में आए और उन्होंने डॉन को एक इंटरव्यू में बताया कि उमर का करियर नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से तबाह किया जा रहा है। कामरान ने दरख्वास्त की कि उमर को कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। उमर ने हमेशा टीम को आगे रखा है, अपनी पर्सनल कंफर्ट को आगे नहीं रखा। कोई डिसिप्लिन इशू थे तो कोच और टीम मैनेजमेंट को गाइड करना चाहिए। यंगस्टर हैं, इस तरह निकालना कोई टीम मैनेजमेंट पे अच्छा नहीं। उमर ने हमेशा टीम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, उसकी शिकायतों के बावजूद। इस तरह के रवैये और इस तरह के एटीट्यूड से फिर आप प्लेयर को बर्बाद करते हैं, प्लेयर बनाते नहीं है। सॉरी टू से। फिर आया 2016 का T20 वर्ल्ड कप और जैसे वीडियो में पहले बताया गया, शाहिद अफरीदी के लड़कों ने अच्छा परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ एक अहम मैच में पाकिस्तानी टीम ने फिर शिकस्त खाई और इस मैच के बाद कोच वकार यूनिस ने उमर अकमल और अहमद शहजाद को टारगेट किया। इन दो खिलाड़ियों ने सिर्फ 54 रन बनाए थे 58 बॉल्स में, जब पाकिस्तान 180 रन चेस कर रहा था। जो शोर मचा रहे थे कि बैटिंग पोजीशन दो, यही तो मौका था।
शायद उन लोगों को देखना चाहिए कि वो इतना काबिल ही नहीं है। सख्त किस्म के जायजे की ज़रूरत है। आई थिंक लोगों को अपने गिरबान में झांकना होगा कि इज़ दिस अबाउट नंबर और इज़ दिस अबाउट पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप के बाद जैसे वीडियो में पहले बताया गया, वकार यूनिस की रिपोर्ट आई, उनका 2014 से 2016 ओवरव्यू। इस रिपोर्ट में उन्होंने उमर अकमल के एटीट्यूड के ऊपर सवाल उठाया और उसे मुसीबत करार दिया। उनके मुताबिक हारून रशीद जो चीफ सिलेक्टर रहे थे, उन्होंने उमर अकमल को कहा था कि अगले दिन आ जाएं आप फिटनेस टेस्ट देने ताकि हम आपको क्लियर कर सकें टीम को ज्वाइन करने के लिए अगेंस्ट श्रीलंका। उसके बजाय उमर ने फ्लाइट पकड़ी और वो गए कैरेबियन एक महंगी लीग खेलने, और ये उन्होंने किया बगैर किसी को बताए हुए। वकार बताते हैं कि कुछ ही महीने बाद वो हैदराबाद वाला इंसिडेंट हो गया और उसके बाद डोमेस्टिक टीम कोच से भी बदतमीजी, लेकिन इस सारे के दौरान फिर भी वो टीम में वापस आ जाते हैं। वकार ने पूछा कि क्या ये एक जायज क्राइटेरिया रहेगा नए प्लेयर्स को सिलेक्ट करने में। ऑस्ट्रेलिया से एंड्रयू साइमंड्स और इंग्लैंड से केविन पीटरसन की मिसाल देते हुए उन्होंने अश्योरिटी दी कि उमर अकमल को कुर्बान करके हम कई और प्लेयर्स को डेवलप कर सकते हैं जो प्राउडली वेयर करेंगे पाकिस्तान का सितारा अपनी चेस्ट पे। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के वर्ल्ड कप के दौरान और उससे पिछले टूर में मोइन खान कुछ बॉयज को बाहर लेके जाते थे लेट नाइट, और वो इन बॉयज को कई जगह लेके जाते थे फ्री गिफ्ट्स हासिल करने के लिए, और ये वकार की अथॉरिटी को अंडरमाइन करता था। फिर वो कहते हैं कि उमर अकमल सिफारिश करवाते थे मोइन खान से कि प्रैक्टिस सेशन से छुट्टी करवाए मेरी। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उमर अकमल रो रहे थे इमरान खान के सामने नंबर के लिए और कि वो कंप्लेंट्स करते रहते हैं। रिपोर्ट में लिखा था कि कैसे मोइन खान सुबह सुबह कैसीनो में पकड़े गए और उसकी वजह से वो सैक हो गए टूर के बीच में ही, और कि कैसे हम इन इंसिडेंट्स को फ्यूचर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट से आगे चलते हैं। अब वकार यूनिस कोच नहीं है पाकिस्तान टीम के जुलाई 2016, और उनसे पूछा गया कि क्या फ्यूचर है उमर अकमल और अहमद शहजाद के करियर का। मैं उमर और शहजाद के साथ कई बार बैठा और बताया कि मैं क्या चाहता हूँ उनसे, टीम क्या चाहती थी। वो लगन नहीं थी इनमें। उनको एहसास होना चाहिए कि सारा पैसा नहीं है, क्रिकेट बिजनेस नहीं है, लगन है। कभी कभी मुझे लगता है कि इनका दिमाग और चीज़ों पे है। आप देखें, जब मैं खेलता था इंजमाम और वकार जैसे प्लेयर्स के साथ, ये सारे सिर्फ क्रिकेट के बारे में सोचते थे। टैलेंट आपको एक हद तक आगे लेके जा सकता है, उसके बाद आपकी मेहनत है। ये उमर और शहजाद को समझना होगा। उमर अकमल के फिटनेस वोज रहे और उस वक्त के कोच मिकी आर्थर को ये बर्दाश्त ना हुआ। इस वजह से मिकी ने उमर अकमल को पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड से एक्सक्लूड कर दिया, उनको हटा दिया। वकार यूनिस ने बताया कि उनकी क्या राय है इस पूरी सिचुएशन पे और कैसे उमर को कई अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो अच्छा परफॉर्म करे इंटरनेशनल लेवल पे। उमर अपना ही दुश्मन है। मेहनत उसने नहीं करनी, एफर्ट उसने नहीं करनी, फिटनेस उसने नहीं रखनी। एम्बैरेसिंग है। उमर को पूरे तरीके से शर्म आनी चाहिए कि मिकी और कोचिंग स्टाफ ने उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया। शायद वो खुश है ये हरकतें करके, मैं उसकी जगह होता तो शर्म आती मुझे। इन समवुड से हार्श कमेंट्स के बाद उमर के भाई कामरान ने रिस्पॉन्ड किया वकार को और बताया कि कैसे वकार ने बहुत डैमेज ऑलरेडी कॉज कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को। कामरान ने वकार के एक्सपेरिमेंटिंग माइंडसेट के ऊपर बात की और कि कैसे वकार सीनियर प्लेयर्स को ज्यादा चांस नहीं देते। पाकिस्तान क्रिकेट 2 से 3 साल पीछे चली गई थी अकॉर्डिंग टू कामरान बिकॉज ऑफ वकार यूनिस। देखिए, बज़द एहतराम वकार भाई बहुत एक फेल्ड कोच है। बहुत उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया क्रिकेट को। उनका जो एक एक्सपेरिमेंट करना है और इस्टेब्लिश प्लेयर को स्लाइड लाइन करना है, उससे कौमी टीम को नुकसान पहुंचा है, जो सीधी बात है। मुझे नहीं पता वकार के प्लेयर्स के साथ वकार भाई के एग्जैक्टली सबके इश्यूज़ क्या थे, लेकिन आप ये देखें ना, उसका प्लान तो है ही नहीं वकार भाई के पास कि पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना। 2015 के वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान से ओपन करवा दिया, फिर सरफराज को पूरा वर्ल्ड कप साइड लाइन किया जब तक बहुत देर नहीं हो गई। मुझे भी याद है उमर ने जो है वो 100 किया था एशिया कप के मैच में, और अगली गेम में वो शायद अफरीदी से भी नीचे खेल रहा था। तो वकार का कोई दिमाग क्रिकेटिंग का कोई प्लान, बेसिकली वकार भी अच्छे कोच नहीं है, डिजास्टर कोच हैं। मैं डिफरेंट कोचेस के अंदर खेला हूँ जिसमें बॉब वुलमर भी थे, और लेकिन वो एक प्लेयर के साथ एक ताल्लुक बनाते थे, एक रैपो बनाते थे। वकार प्लेयर्स के ऊपर हार्ड आते थे, वो प्लेयर्स को दबाने की कोशिश करते थे। उनका स्किल लेवल और वो डेवलपमेंट कमजोर होती थी वकार के गिर्द। कामरान अकमल के इन कमेंट्स के बाद वकार यूनिस ने रिस्पॉन्ड किया 1 महीने बाद ही।
मैं सिर्फ हंस सकता हूँ कामरान के कमेंट्स पे। उसको इतना कैसे पता टीम और मेरे बारे में? वो कुछ ही मैच खेला था जब मैं मैनेजमेंट में था और उसमें भी पुअर परफॉर्मेंस थी उसकी, इंक्लूडिंग 3 डक्स। उसकी कीपिंग के बारे में पूरी दुनिया को पता है, फिर भी वो रोता है कि टीम से ड्रॉप कर दिया। एक और बात, ड्रॉप होने के बाद किसी के पास भी एकदम से बोलने के लिए बहुत होता है। जब टीम में होते हैं तो विक्की भाई बेस्ट है। वो कह रहा है कि मैं ट्रेन ज़्यादा कराता हूँ, अगर वो फिट होता तो बेहतर परफॉर्म कर लेता। इतने कम मैचेस खेले हैं मेरे साथ उसने, पता नहीं ये बातें किधर से आ रही हैं। उमर के साथ भी ऐसा ही है, कल अगर वो टीम में आ जाता है तो मिक्की भाई हो जाएगा। आपने अभी देखा वकार को सीरियस इशू था उमर अकमल के डिसिप्लिन से और उनके भाई कामरान उनकी दिफा में आए। लेकिन अब हम उमर अकमल को सुनेंगे, उनका क्या कहना था वकार यूनिस के बारे में एज कोच। उमर ने कहा कि उनको धमकी मिली जाती थी कि मैं तुम्हें टीम से बाहर निकाल दूंगा। किस वजह से, आए देखते हैं। बिल्कुल, मैं विकेट कीपिंग करता था। वनडे T20 में वाइट बॉल में मैंने विकेट कीपिंग की भी, लेकिन मुझे वकार भाई ने कहा कि तुम टेस्ट मैच में भी कीपिंग करो। तो मैंने उसके लिए साफ उनको मना कर दिया कि मैं उतना अच्छा कीपर नहीं हूँ कि मैं टेस्ट मैच में कीपिंग करूँ। ये बात है UAE में जब हम सीरीज खेला करते थे। उस वक्त मिसबाह उल हक साहब टीम के कप्तान थे और हम टीम में 3 स्पिनर और 1 फास्ट बॉलर से खेला करते थे। मैं नहीं विकेट कीपिंग कर सकता टेस्ट मैच में, वनडे वगैरह में कर सकता हूँ। उस वक्त मुझे याद है जब वकार में सब कोच थे, जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं देखता हूँ तुम अब कैसे खेलते हो पाकिस्तान के लिए। हालांकि तब मैंने उनको मिन्नत की, मैंने उनसे कहा कि मैं खेलना चाहता हूँ अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए खेलना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं देखता हूँ तुम्हें कौन खिलाता है। 2019 में वकार यूनिस फिर बॉलिंग कोच बन गए पाकिस्तान टीम के और मिसबाह उल हक को ड्यूटीज मिली थी डुअल रोल की, चीफ सिलेक्टर और कोच। उन्होंने रिकॉल किया उमर अकमल और अहमद शहजाद को। इस बात पे नजरें उठी कि क्या वकार यूनिस की बनेगी इन दोनों प्लेयर्स के साथ, कंसिडरिंग देयर हिस्ट्री। वकार ने इन सारी चीज़ों को दूर करते हुए कहा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, लेकिन अब ये सारी बातें हैं पुरानी, ऐसी कोई बात नहीं है। वकार यूनिस ने बिल्कुल तरदीद की कि कभी उन्होंने प्लॉट नहीं किया उमर या अहमद के खिलाफ और उन्होंने कभी भी मना नहीं किया उनको टीम में लाने से। क्या ये वकार यूनिस की ठीक जजमेंट थी उमर अकमल के हवाले से, या क्या वकार यूनिस ने उमर को मिसमैनेज किया? आप बताएं कि क्या वकार ने सही असेस किया था उमर को गिवन हिज एक्शंस। अब आते हैं पाकिस्तानी करंट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनिस और पाकिस्तान की करंट टीम के बैटिंग कोच यूनिस खान की एक्सचेंज पे। जुलाई 2015 में यूनिस खान, जो उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में वेटरन बन गए थे, वो नाखुश थे ODI स्क्वाड से ड्रॉप होने की वजह से फॉलोइंग द 2015 वर्ल्ड कप। उन्होंने सजेस्ट किया कि वो नाखुश थे कैप्टन मिसबाह उल हक और हेड कोच वकार यूनिस के बिहेवियर से। एक इंटरव्यू में यूनिस ने बताया कि वो अनफेयरली ट्रीट हुए थे दोनों कैप्टन और कोच से। यूनिस के ये कमेंट्स उन रूमर्स को वजन देते थे जो बता रहे थे कि प्लेयर्स नाखुश हैं मिसबाह और वकार से। मुझे नहीं पता कि अगर मैं वो चौथी इनिंग में 177 ना करता तो मेरे साथ क्या होता, मैं ड्रॉप हो जाता। ये तरीका नहीं है सीनियर प्लेयर्स को ट्रीट करने का, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। वो हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा करना चाहते हैं। मैं क्यों नहीं खेल सकता वनडे क्रिकेट? मेरे में क्या मसला है? मैं फिट नहीं। अगर मुझे चांस मिलता रिसेंट होम सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ, मैं रन बनाता। और वर्ल्ड कप में मुझे नहीं पता मुझे लेके जाएंगे कि नहीं लाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मिनट पे मुझे इसलिए इंक्लूड किया गया कि हारिस सोहेल इंजर्ड थे और मैंने 37 रन वहाँ बनाए। मैंने हर ऑपोजिशन के खिलाफ स्कोर किया है, हर ऑपोजिशन के खिलाफ। इंसान को पैनिक नहीं करना चाहिए 1-2 बुरे रिजल्ट के साथ। फवाद आलम कैसे गायब हो गया? अभी वो बात की जा रही थी कि पोटेंशियल कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, लेकिन वो अब गायब है। सरफराज अहमद की कोई सेटल पोजीशन। नवंबर 2015 में यूनिस खान को बाय इन मिला और उनको ODI स्क्वाड में वापस बुला लिया गया। एक ODI खेल के ही यूनिस खान ने कैश आउट कर लिया और वो रिटायर कर गए ODI से। PCB को उन्होंने आखिरी मिनट ही बताया था अपनी रिटायरमेंट के फैसले का, और कोच वकार यूनिस ने बोला कि ये गलत फैसला है और उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था सीरीज़ के ख़त्म होने का। लेकिन फिर वकार ने बताया उन्हें यूनिस खान पे फ़ख्र है जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली अपनी। ये तो एट द टाइम कमेंट था उनका, लेकिन विद इन अ मंथ उन्होंने फिर से कमेंट किया यूनिस खान की रिटायरमेंट पे। उनसे पूछा गया कि क्या ये रिटायरमेंट अनसेटलिंग और कंफ्यूजिंग थी उनके लिए और टीम के लिए। अजीब सी बात थी पूरी, अभी भी समझ नहीं आई पूरी यूनिस के डिसीजन की। अगर उसने कमबैक ही करना था वनडे टीम में और दिखाना था लोगों को कि वो खेल सकता है वनडेज, तो सिलेक्टर्स को इजहार करता। अजीब से तरीके से रिटायर हुए हैं यूनिस।
पॉइंट प्रूव करना था, चलो ये तो पूरी हो गई ख्वाहिश उनकी। ठीक तरीका नहीं था। मैंने यूनुस को पूरा कॉन्फिडेंस दिया जब वो वनडे टीम में सिलेक्ट हुआ। जो बैटिंग पोजीशन मांगी वो भी दी, गारंटी भी दी कि साथ के सारे 4 मैचेस वो खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, शायद उसको अपनी एबिलिटी पे यकीन नहीं था या अपनी फॉर्म पे। मैं, चेयरमैन, सेलेक्टर्स सारे कंफ्यूज्ड हैं। बड़ा इफेक्ट है इस चीज़ का टीम पे आगे चलते हुए। इन कमेंट्स के कुछ ही देर बाद यूनुस खान ने जवाब दिया कराची से एक फंक्शन में। उन्होंने फरमाया कि कोच ऐसा होना चाहिए जो प्लेयर्स को सिक्योर फील करा सके और कि पाकिस्तान की फेलियर्स की वजह यह है कि यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है और कॉम्बिनेशन सेटल डाउन नहीं होने दिया जा रहा। एक खौफ का जो है ना वो एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए ड्रेसिंग रूम में। प्लेयर्स जो हैं वो सिक्योर फील नहीं करेंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे। कोच उसको होना चाहिए जो टीम को यूनाइट रख सके। अपनी 2016 की रिपोर्ट में वकार ने बताया कि इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज में वो नहीं चाहते थे कि यूनुस खान सिलेक्ट हो। इन फैक्ट रिपोर्ट में लिखा है कि वकार ने चेयरमैन को ईमेल भी की थी इस इशू के बारे में और चेयरमैन ने सिलेक्शन कमेटी पे मामला छोड़ दिया। वकार ने इस मामले को डिस्कस करने के लिए सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हारून रशीद से मुलाकात की दुबई में, लेकिन वकार ने कहा कि हारून का कोई विजन नहीं था और कि फ्यूचर प्लान्स में थे यूनुस सिलेक्शन कमेटी के। यूनुस के लिए बड़ी इज्जत है मेरे दिल में, लेकिन जब आप फ्यूचर की बात करो तो मैं और टीम मैनेजमेंट नहीं समझते थे कि उसकी जगह है। मॉडर्न क्रिकेट में जगह नहीं थी। फरवरी 2017 में यूनुस खान ने अपनी खामोशी तोड़ दी ओडीआई रिटायरमेंट के हवाले से। यूनुस ने बताया कि एक ही ओडीआई खेल की रिटायर करने की वजह ये थी कि वो ग्रेसफुली रिटायर होना चाहते थे ओडीआई से, जैसे वो T20 क्रिकेट में रिटायर हुए थे 2009 में। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे ओडीआई स्क्वाड से वो इन एंड आउट हो रहे थे, कि कैसे वो मौके का इंतजार कर रहे थे बुलाया जाए ताकि वो रिटायर कर लें। ओडीआई रिटायरमेंट की क्लैरिफिकेशन तो दे दी, लेकिन वकार यूनुस की बातों का जवाब देने से इनकार कर दिया कि इनकी रिटायरमेंट ने अपसेट किया टीम को। नहीं, ये बदकिस्मती है कि मेरे पे ब्लेम डाल रहे हैं इंग्लैंड वाली सीरीज की डिफीट के ऊपर। मैंने अब्रप्टली रिटायर नहीं किया कोई वकार यूनुस की वजह से किसी की, ये बात आप ध्यान में रखें। और जहाँ तक टेस्ट क्रिकेट कंसर्न है और ये मेरा फैसला, यार देखो जब वकार भी मेरे साथ बैठे होंगे ना, मैं तब बात करूँगा उनके सामने। ये कोई अब्रप्ट डिसीजन नहीं था, मैं पहले भी रिटायर होना चाहता था। मुझे इतने मैचेस नहीं मिले वर्ल्ड कप के। ये जो ब्लेम का जो कल्चर है ना, ये ख़त्म होना चाहिए कि हर हार के बाद एक दूसरे पे ब्लेम शुरू कर देते हैं। टीम मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और कॉन्फिडेंस और जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए हर प्लेयर की। 1-2 प्लेयर को ड्रॉप करने से हार के बाद फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। रिस्पेक्ट दें, प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। बॉब वुलमर इतने पॉपुलर, इतने कामयाब क्यों थे? क्योंकि वो हर प्लेयर को। अब आते हैं पाकिस्तान के स्किल्ड और टैलेंटेड बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ के ऊपर। 2009 और 10 के ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद इनको भी फाइन और बैन फेस करना पड़ा और ये कैप्टन थे पाकिस्तान टेस्ट साइड के। एग्जैक्टली क्या पनिशमेंट्स थी और क्यों मोहम्मद यूसुफ को ये पनिशमेंट्स मिली, इसके लिए आप अगला क्रिकेट करियर स्पेशल देख सकते हैं और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस वक्त के पाकिस्तान बॉलिंग कंसल्टेंट वकार यूनुस ने कमेंट करके बताया कि जाहिर है मोहम्मद यूसुफ जैसा प्लेयर तो हम मिस करेंगे। बाकी प्लेयर्स का भी मेंशन किया उन्होंने जो बैन हुए थे। जहां तक कैप्टनसी की इशू की बात है, वकार ने कहा वो अपने ख्याल का इजहार कर देंगे पीसीबी चेयरमैन को। पता नहीं उन्होंने क्या कहा था, लेकिन यूसुफ की कप्तानी उस बैन और उस टूर के बाद वापस नहीं आई। 2013 में यूसुफ का गुस्सा सामने आ गया और उन्होंने लैश आउट किया अगेंस्ट वकार यूनुस। यूसुफ ने क्लेम किया कि वकार टारगेट करते हैं सीनियर प्लेयर्स को और कि काफी डैमेज किया है वकार ने पाकिस्तान क्रिकेट को। उन्होंने ये भी ऐड किया कि उनकी जनरेशन अभी भी एक दूसरे से मिलती है रिटायरमेंट के बाद भी अच्छे मिजाज में, लेकिन उनकी जनरेशन के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। कभी कभार हमारी क्रिकेट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो सीनियर प्लेयर्स का होता है और मुझे लगता है कि वकार यूनुस साहब ने हमारी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। वकार यूनुस साहब ने कई सीनियर प्लेयर्स को बहुत अनफेयरली ट्रीट किया, जिसमें मैं और अब्दुल रज़ाक थे। और मैं समझता हूँ हमें ज़बरदस्ती साइड लाइन किया, हमें ज़बरदस्ती टीम से निकाला। अगर वो ऐसा ना करते तो मैं शायद आज भी टीम के लिए क्रिकेट खेल रहा होता और एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट तो खेल ही रहा होता। 2010 के टूर पे मैं अनफिट हुआ, वकार यूनुस साहब ने मुझे टीम से ड्रॉप किया। ठीक है, प्लेयर अनफिट हो जाता है, हर प्लेयर अनफिट हो जाता है,
लेकिन फिर प्लेयर क्या करता है कि वो डोमेस्टिक में जाता है, अपनी फॉर्म और फिटनेस प्रूव करता है। मैंने वही किया, लेकिन उसके बावजूद वकार यूनुस साहब ने मुसलसल इग्नोर किया। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद यूसुफ ने एक बार फिर लैश आउट किया वकार यूनुस पे। पाकिस्तान का टूर था टू बांग्लादेश और उधर पाकिस्तान को शिकस्त हुई 79 रन से मीरपुर में। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट को ठीक प्लेइंग 11 डिसाइड करनी चाहिए, अना और स्टबर्नेस को साइड पे करके। उन्होंने कहा कि वकार मस्ट बी हम्बल टू द प्लेयर्स और कि हाई ग्रेड कोचिंग कोर्सेज करने चाहिए उन्हें बेहतर मैन मैनेजमेंट स्किल्स के लिए। वकार यूनुस साहब को ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि अब वो एक प्लेयर नहीं है, उनको अपनी क्रिकेट जो है वो फाइनली उतारनी है, अपने आप को एक कोच, एक मैनेजर समझना है, एक बड़ा समझना है, वो एक अच्छे मैनेजर बने। टीम को भी तनकीद करना सही नहीं बनता, क्योंकि टीम में कई सीनियर प्लेयर रिटायर हुए हैं, कुछ नए लड़के भी आए हैं, लेकिन वकार यूनुस साहब को अपनी जो स्टबर्ननेस है वो खत्म करनी है और सही तरीके से 11 जो है वो चुननी है। आई थिंक वकार यूनुस साहब अभी तक अपने आप को वही प्लेयर, वो थे एक स्टार, बहुत बड़े लेजेंड है पाकिस्तान के, लेकिन कोचिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक कोच का काम बिल्कुल डिफरेंट होता है प्लेयर्स से। उसका काम होता है प्लेयर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना, उनको सपोर्ट करना, लेकिन वकार यूनुस साहब ऐसा कुछ नहीं करते। अब आप देखें, असद शफीक जैसे टेक्निकली सॉलिड प्लेयर जो है उसको भी बगैर किसी वजह से टीम से बाहर कर दिया। 2015 के आखिर में वकार यूनुस ही लीड कर रहे थे हेल्म को एज कोच और यूसुफ ने कमेंट करके बताया कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि कुछ बेहतर होगा वकार के अंडर। आई डोंट थिंक वकार यूनुस साहब जो है वो अनकरीब चेंज होंगे। उनका बहुत बड़ा ईगो है एज अ प्लेयर, जिससे मैंने कहा वो लेजेंड है पाकिस्तान के, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन पीसीबी को ही देखना पड़ेगा कि वकार यूनुस साहब क्या एक अच्छे कोच हैं। वो अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। पहले भी वो 2-3 मरतबा कोच रहे हैं, लेकिन उनके वही मसाइल हैं जो पहले थे। आप 8 महीने के अंदर अंदर 12-13 लड़कों का एक साथ डेब्यू नहीं करवाते, जबकि आपके सीनियर प्लेयर मौजूद हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की कि आप सीनियर प्लेयरों को कॉन्फिडेंस दें, उनको बैक करें, ताकि वो अपनी फॉर्म में आए और टीम के लिए परफॉर्म करें। एक साथ इतने लड़कों को डेब्यू नहीं कराया जाता। मुझे तो समझ नहीं आती वकार यूनुस साहब क्या बात करती हैं कि जब वो कोच हैं और उन्हीं की वजह से टैलेंट डिस्करेज हो रहा है और वो लड़कों को कॉन्फिडेंस नहीं थे, तो वो क्या बात करते हैं टैलेंट की। अब्दुल रज़ाक एक और फॉर्मर प्लेयर जिनको फ्रस्ट्रेशन रही कोच वकार यूनुस के साथ। उन्होंने स्लैम किया वकार को फॉर आउस्टिंग सीनियर प्लेयर्स इन द साइड। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद कई सीनियर प्लेयर साइड पे हुए थे और रज़ाक ने कहा कि उन्हें इस बात पे कोई हैरत नहीं थी। उन्होंने फरमाया कि 2011 में भी वकार का बड़ा रोल रहा था अफरीदी को टीम से बाहर करने के लिए और उनकी कप्तानी फारिग करने में। वकार भाई का कोई हिडन एजेंडा है कोई सीनियर प्लेयर के खिलाफ। ये जब भी कोच अपॉइंट हुए हैं, इन्होंने जो है सीनियर प्लेयरों का करियर तबाह करने की कोशिश की है। ठीक है, पहले ये 2011 में आए तो मुझे और यूसुफ को टारगेट किया इन्होंने। शोएब अख्तर ने इनकी वजह से रिटायरमेंट ली। उसके बाद हमने लिमिटेड ओवर्स में क्या प्रोग्रेस की है जब से ये कोच बने हैं। मैं मिसबाह को भी ब्लेम करता हूँ इसके लिए। परफॉर्मेंस देखें हमारी। बात सच की ये है कि हमारे माइंडसेट जो है वो डरपोक बना दिया गया हमारे प्लेयर्स को। वो स्लो हो गए, डरपोक हो गए। आपको अटैक करना होता है। वकार जो है बहुत अच्छा बॉलर थे। वकार भाई की एज ए बॉलर उनकी ग्रेटनेस का कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एज ए मैनेजर उनको मैनेजमेंट करनी नहीं आती। वो अच्छे कोच नहीं है। उनका एक जो है ना एक बुगज़ है, उनका एक बायस है सीनियर प्लेयर्स के खिलाफ, और वो चेंज ही नहीं होता। अगले प्लेयर जिनके ऊपर जाएंगे वो हैं अहमद शहजाद, मेंबर ऑफ द शाहिद अफरीदी पॉसी, द सो कॉल्ड सेल्फी किंग। मज़ाहिया तो वो बहुत थे, लेकिन इनकी ये स्टोरीड पास्ट बिल्कुल मज़ाहिया नहीं है वकार के साथ। एक शॉकिंग न्यूज़ ब्रेक की इजाज भट्ट ने बता कि 2015 के वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज में अहमद शहजाद ने इंसल्ट किया था, जिसकी वजह से कोच ने ऑलमोस्ट अपनी रेजिग्नेशन सबमिट कर दी। इजाज भट्ट को ये उस वक्त के पीसीबी चेयरमैन शरियार खान ने बताया था और इजाज से कहा था कि आप वकार से बात कर लें। बता के भी शर्म आ रही है, लेकिन इजाज भट्ट कहते हैं कि इस सीरीज में वर्ल्ड कप से पहले अहमद शहजाद ने वकार यूनुस को सिफारिशी कह दिया था। इस इंसल्ट और मिसबिहेवियर के बाद वकार ने रिटेलिएट किया और फिजिकली रिएक्ट किया। भट्ट बताते हैं कि उस वक्त के मैनेजर नवीद चीमा ने इंसिडेंट बोर्ड को रिपोर्ट कर दिया था और इसके बाद वकार ने फैसला किया था स्टेप डाउन करने का। इजाज भट्ट ने बताया यंगस्टर को कि अपने तौर तरीके ठीक कर लो और अफरीदी को इतना पैंडर ना करो। उन्होंने समझाया कि क्रिकेट पे फोकस करो और दूसरी तरफ वकार यूनुस को कन्विंस किया कि ये टाइम नहीं है रिजाइन करने का।
अकॉर्डिंग टू बट, मैनेजर चीमा ने बताया उन्हें कि और भी प्लेयर्स हैं जो चैलेंज करते हैं वकार की अथॉरिटी को ड्रेसिंग रूम में। फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन एजाज बट ने यह भी अलेज किया कि अहमद शहजाद एक सर्वेंट की तरह एक्ट करते थे अफरीदी के सामने, उनके लिए साफ कपड़े तैयार करते थे और उनके जूते पॉलिश करते थे। शहजाद ने एजाज को ट्विटर की पोस्ट में लिख के जवाब दिया, जिधर उन्होंने एजाज बट को झूठा कह दिया और बोला ये शहजाद की अफरीदी के साथ हरकतें उनकी तरबियत की मिसाल है। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद दोनों मिसबाह-उल हक और कोच वकार यूनिस ने कंप्लेन की थी उमर अकमल और अहमद शहजाद की, और बोर्ड को कहा था कि इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने दें थोड़ी देर के लिए ताकि ये अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करें और डिसिप्लिन लाएं गेम में। 2016 की T20 वर्ल्ड कप की स्टोरी कवर हुई थी उमर अकमल के केस में आपके सामने अभी। उधर आपने देखा था कि कैसे अहमद शहजाद ने स्ट्रगल किया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उसके बाद क्या रिपोर्ट में लिखा था वकार यूनिस ने अपनी। कह सकते हैं कोशिश की थी वकार यूनिस ने हैचेट को बैरी करने के लिए, जब उन्होंने बताया था कि उन्होंने कभी प्लॉट नहीं किया शहजाद और उमर अकमल के खिलाफ 2019 में। अहमद शहजाद का टीम में रिटर्न हुआ था लेकिन वो परफॉर्म ना कर सके और बाहर हो गए। ऐसी हिस्ट्री कम ही प्लेयर्स और कोचेस की रहती है। Coach Waqar Younis found himself in the news with Sarfraz Ahmed, primarily in the 2015 World Cup. उस वक़्त के पार्ट टाइम कीपर उमर अकमल को तरजीह दी जा रही थी सरफराज अहमद के ऊपर प्लेइंग 11 में। ये डिसीजन इसलिए लिया गया था ताकि पाकिस्तान की बैटिंग को स्ट्रॉन्गर बनाया जाए, लेकिन अकमल की कीपिंग काफ़ी भारी पड़ रही थी। एडिलेड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में उमर ने ड्रॉप किया था विराट कोहली को एक क्रूशल स्टेज पे। ऐसे ही वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उमर अकमल ने एक और कैच ड्रॉप किया। उसके बाद उमर ने 5 कैचेस तो जरूर लिए अगेंस्ट जिम्बाब्वे, मैनेजमेंट को भरोसा वापस देने के लिए, लेकिन उस वक्त तक ओपनर नासिर जमशेद से भी रन्स नहीं बन रहे थे। तो बात होने लग गई कि सरफराज अहमद को मौका दिया जाए एज ओपनर। कप्तान मिसबाह-उल हक ने तो बता दिया कि सरफराज अहमद को कंसिडर किया जाता है एज ओपनर, लेकिन यूएई में यहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट हैं। देखेंगे क्या करना है साउथ अफ्रीका के मैच में। वकार यूनिस ने क्या कहा मैच से पहले, आइए देखते हैं। देखें 15 ही खेल सकते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन होगी, चाहे वो सरफराज हो या यूनुस हो या नासिर। सरफराज खेले इस मैच में और उन्होंने अपना वर्ल्ड कप डेब्यू किया रन अ बॉल 49 रन बना के और 6 कैचेस लेके साउथ अफ्रीकन इनिंग्स में। हाशिम आमला का एक बहुत खूबसूरत कैच पकड़ा था उन्होंने, और सरफराज ने इंस्टेंटली प्रूव कर दिया कि गलत डिसीजन थी टीम मैनेजमेंट की उन्हें ना खिला के अब तक। देखें ये सरफराज वाली बात चल रही है कि उसे मौका क्यों नहीं मिल रहा। बड़ा इजी है लाउंज में बैठ के बातें करना, प्रॉब्लम्स और इश्यूज हमारे हाथ में हैं, मुश्किल हो जाता है। सरफराज पाकिस्तान का बड़ा असासा है, हमने उसे वर्ल्ड कप से पहले कुछ मैचेस दिए थे एज ओपनर और वो पूरे तरीके से कंफर्टेबल नहीं हैं, तो वो मेक शिफ्ट ओपनर ही, इसलिए हमने समझा नासिर को मौका देने में बेहतरी होगी क्योंकि वो स्पेशलिस्ट ओपनर हैं। मीडिया तो शोर मचाती थी सरफराज के लिए, अवाम भी शोर मचाती थी सरफराज के लिए। आइए देखते हैं सरफराज ने क्या कहा इस सारे फियास्को के बारे में। ये सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं वकार भाई कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ। भाई ने हमेशा फुली सपोर्ट किया है मुझे, मिसबा भी और मुश्ताक भाई ने भी। There you have it guys, ये सारी फ्रस्ट्रेशन वकार ने एक्यूमुलेट की है अपने टेन्योर में एज कोच। टेन्योर्स देखें, जैसे प्लेयर्स ने बताया, हम सारी रिस्पेक्ट करते हैं वकार यूनिस की और जो उन्हें अकॉम्प्लिश किया है पाकिस्तान के लिए, लेकिन कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए और कहाँ पे टू मच हो जाता है। इन सारे प्लेयर्स ने भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और ये भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, तो इनकी भी तो क्लेम्स में मेरिट होगा। लेकिन जो बात है, वकार इंटायरली रॉन्ग तो नहीं हो सकते। उनके दिमाग में उनके एक्शंस पाकिस्तान को बेनिफिट ही कर रहे होंगे, लेकिन इट्स सेफ टू से कि ही डिडंट गेट एवरीथिंग राइट। आप लोगों को क्या अंदाज़ा है वकार यूनिस एज कोच? ज़रूर अपनी राय बताइएगा। हमेशा की तरह आपके साथ कमेंट्स में इंगेज किया जाएगा। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और भी बहुत ज़्यादा कंटेंट है चैनल पे आप सब के लिए ब्राउज करने के लिए। एक खुशखबरी, एक खुशी की बात, दूसरा व्यू अपनी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने लगा है 19th को। आप सब ने सेलिब्रेशन का पार्ट होना है, तो पिन कमेंट को रीड कीजिए और उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। विद ऑल ऑफ दैट सेड, अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अस्सलाम वालेकुम।